बढ़ गया है तुम लोग। चलो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? आज तो मुझे लग रहा है मैं नींद में ही हूँ। रात में आंधी तूफान आया था क्या? बारिश वारिश हो रही थी, लाइट चली गई, 3-4 घंटे जगराता हुआ है। क्या हुआ है? जगराता। मच्छर भी थे। चलो, तो हम लोग परिसंचरण देख रहे थे और परिसंचरण में हम लोगों ने किसका डिस्कशन कर लिया था? ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर का डिस्कशन हो गया था। और किसकी किसकी पहली क्लास है? ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर के आगे का पार्ट। हमने पल्स लिखा था, पल्स लिखा था, पल्स प्रेशर भी लिख लिया था। चलो आगे देखेंगे ईसीजी। हेडिंग डालिए ईसीजी। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? हृदय की जो मांसपेशियां हैं जब रक्त को पंप करती हैं तो उनमें संकुचन होता है, और संकुचन करने के लिए हृदय में वैद्युत तरंगे उत्पन्न होती हैं। क्या उत्पन्न होती हैं? वैद्युत तरंगे। जो वैद्युत तरंगे या वैद्युत क्रिया हृदय की मांसपेशियों में उत्पन्न होती है, उसी वैद्युत तरंगों का वैद्युत क्रिया का मापन किया जाता है और उसी को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और उसी ग्राफ को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है। और जिस मशीन से ये ग्राफ निकाला जाता है, यानी जिस मशीन की मदद से ये ग्राफ प्राप्त किया जाता है, उस मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। मशीन को कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और उससे जो ग्राफ निकलता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें किसका मापन करते हैं? हृदय की पेशियों में होने वाली वैद्युत क्रियाओं को। किसका मापन करते हैं? वैद्युत क्रियाओं को। तो लिखो कि हृदय स्पंदन के समय, हृदय स्पंदन के समय, हृदय स्पंदन के समय हृदय की मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाली, हृदय स्पंदन के समय हृदय की मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाली, हृदय की मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाली, हृदय की मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्रियाओं, वैद्युत क्रियाओं को ग्राफ के रूप में, मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्रियाओं को अंडरलाइन कर लेना। विद्युत वैद्युत जो मन चाहे वो लिख लो। विद्युत क्रियाओं को ग्राफ के रूप में, क्या लिखा अपन ने? ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, तो उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अगला पॉइंट, इसका मापन इसका मापन जिस उपकरण द्वारा किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ 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 कहते हैं। तो उपकरण का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और उससे जो ग्राफ मिलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसका मापन करते हैं? हृदय की मांसपेशियों में उत्पन्न होने वाली विद्युत क्रियाओं का मापन करते हैं। अच्छा, अब ये जो मशीन है, जो डिवाइस है, इसमें जैसे मान लो ये एक माइक है ना, या ये माइक है, तो इसमें एक वायर लगा हुआ है, इसको लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड। ऐसे करके इसमें कुल 9 लीड पाए जाते हैं। कितनी? 9। ठीक है। अब जो 9 लीड हैं तो उसमें 3 जो हैं वो मेजर लीड होती हैं, मुख्य। कितनी होती हैं? 3 जो है मेजर लीड होती हैं और 6 जो है माइनर लीड होती हैं। 3 मेजर, 6 माइनर, कुल कितनी? 9। अब ये जो मेजर लीड हैं इनको कहाँ लगाया जाता है? इनमें से एक को लगाते हैं बाईं कलाई पर, एक को लगाते हैं दाईं कलाई पर और तीसरी को लगाते हैं बाईं एड़ी पर। याद रहे, बाईं कलाई, दाईं कलाई और बाईं एड़ी, 3 मेजर लीड। और जो 6 माइनर लीड हैं ये लगाई जाती हैं हमारी वक्ष गुहा की भित्ति पर। कहाँ लगाई जाती है? वक्ष गुहा की भित्ति पर, अलग अलग भाग में लगाई जाती है। इनको लगाने के लिए, यानी इनको शरीर से चिपकाने के लिए एक जेल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? जेल का उपयोग किया जाता है, जो कंडक्शन को बढ़ाने का भी काम करता है। एक तो इनको चिपकाने का भी काम करता है और दूसरा कंडक्शन को बढ़ाने का भी काम करता है। आइए समझ में। तो लिखो कि इस उपकरण में कुल 9 लीड पाई जाती है। इस उपकरण में कुल 9 लीड पाई जाती है। इस उपकरण में कुल 9 लीड पाई जाती है। 3 मेजर और 6 माइनर। 3 मेजर और 6 माइनर। अगला पॉइंट लिखो, मेजर लीड को मेजर लीड को बाईं कलाई, मेजर लीड को बाईं कलाई कॉमा दाईं कलाई, बाईं कलाई कॉमा दाईं कलाई तथा बाईं एड़ी पर लगाया जाता है। बाईं एड़ी पर लगाया जाता है। अगला पॉइंट, माइनर लीड्स को वक्ष गुहा की भित्ति पर, माइनर लीड्स को वक्ष गुहा की भित्ति पर एक संवहन जल के माध्यम से लगाया जाता है।
संवहन जल के माध्यम से लगाया जाता है। संवहन जल के माध्यम से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया 3 मेजर लीड्स और 6 माइनर। इनको लगाने में हमने एक जल का उपयोग किया। जल क्या करता है, उपकरण और त्वचा के बीच में जो गैप है उसको भर देता है। तो अगर त्वचा से कोई विद्युत तरंग प्राप्त होगी तो उसका सही मापन कौन कर पाएगा? सही मापन कौन कर पाएगा? आई बात समझ? कंडक्शन को बढ़ाने के लिए, संवहन को बढ़ाने के लिए। तो जब ये लगाते हैं तो एक हृदय गति यानी एक हार्ट बीट का जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है देखते हैं। तो लिखो एक हृदय गति का ग्राफ, एक हृदय गति का ग्राफ, एक हृदय गति का ग्राफ निम्न रूप में पाया जाता है। एक हृदय गति का ग्राफ निम्न रूप में पाया जाता है। एक हृदय गति का ग्राफ निम्न रूप में पाया जाता है। निम्न रूप में पाया जाता है। तो एक हृदय गति का जब ग्राफ देखते हैं तो ऐसा हमें एक हृदय गति का ग्राफ दिखता है जिसमें हमें कुछ तरंगे दिखती हैं। क्या दिखती हैं? तरंगे। कितनी तरंगे? 3। पहली तरंग छोटी होती है जिसको नाम दिया गया है पी तरंग या पी वेव। दूसरी तरंग बड़ी होती है जिसको नाम दिया गया है क्यू आर एस वेव। और तीसरी भी छोटी होती है जिसे नाम दिया गया है टी वेव। तो कितनी तरंगे? 3। अब बात यह है कि पी वेव एक तरंग है इसलिए उसे कह रहे हैं पी वेव। क्यू आर एस जो तरंग है ये कई तरंगों के मिश्रण से बनता है। ये एक से अधिक तरंगों के मिश्रण से बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव। कॉम्प्लेक्स का मतलब मिश्रण। और टी तरंग जो है ये भी छोटी है, ये भी एक वेव है, तो इसे हम बोलते हैं टी वेव। तो हमें 3 तरंग कौन सी? एक छोटी पी वेव, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव जो कि तरंगों के मिश्रण से बनी है, और फिर टी वेव। 3 तरंगे हम प्रमुखता से कहते हैं। तो एक हृदय स्पंदन में यानी एक हार्ट बीट में हमें ये 3 तरंगे मिलेंगी, पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव और टी वेव। पी तरंग, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तरंग और टी तरंग। अब देखते हैं कि ये तरंगे होती क्या है। 1 मिनट अभी लिखना मत तुम लोग, पहले यहां देखो। जो पी वेव है, पहली तरंग जो है, ये प्रदर्शित करती है किसको? आलिंद के विध्रुवीकरण को। किसको? आलिंद के विध्रुवीकरण को प्रदर्शित करती है। तो हम लिखेंगे आलिंद का विध्रुवीकरण। समझो विध्रुवीकरण क्या है, इसको बहुत सरलता से समझना है। जैसे मान लो ये बालक है, अबोध बालक है, क्या नाम है बेटा? रोहन। अब एक दिन मैंने इसको बोला कि कुछ पढ़ के आना, कार्डियक चक्र पढ़ के आना, और ये पढ़ के नहीं आया। और मैंने इसको सुबह सुबह अब देखो क्रिया क्या हुई, एक्शन क्या हुआ कि मैंने सोचा तो मेरे मस्तिष्क में कुछ हलचल हुई होगी। उस हलचल का संदेश कहां तक पहुंचा होगा? हाथ की मांसपेशियों तक, और हाथ की मांसपेशियों ने अपना कमाल दिखा दिया। अब इस घटना को थोड़ा सा और खोलते हैं, इसके धागे खोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। निर्णय लेने से पहले मेरी मांसपेशी आराम कर रही थी, आराम कर रही थी ना, रिलैक्स कंडीशन में थी, उसमें कोई हलचल तो थी नहीं, आराम कर रहे। निर्णय किसने लिया? काम किसने किया?
अब जो बताने जा रहा उसको सुनो। निर्णय लेने से पहले मेरी मांसपेशी स्थिर अवस्था में थी। उस स्थिर अवस्था को कहते हैं ध्रुवीय अवस्था। क्या कहते हैं? ध्रुवीय अवस्था, आराम करने की अवस्था। आराम करने, जब मांसपेशी आराम करती है तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय अवस्था। अब मांसपेशी में संकुचन हुआ, उससे पहले मांसपेशी को उत्तेजित किया गया होगा। पहले यहां से सिग्नल गया होगा, मांसपेशी उत्तेजित हुई, तब उसमें क्या हुआ? संकुचन। तो जो उत्तेजित करने की क्रिया है उसी को हम क्या कह रहे हैं? विध्रुवीकरण। आराम की अवस्था जो कि ध्रुवीय अवस्था है, उससे उत्तेजित होने की जो अवस्था है उसे कहते हैं विध्रुवीकरण। पहले मांसपेशी उत्तेजित होगी, फिर उसमें संकुचन होगा। तो पहले मांसपेशी में विध्रुवीकरण होगा, फिर उसमें संकुचन होगा। आई बात समझ में? ये संकुचन की क्रिया नहीं है, संकुचन से ठीक पहले की क्रिया है। आई बात समझ में? बिना सोचे समझे किसी को नहीं मारते। सोचेगा, यहां से सिग्नल जाएगा, मांसपेशी उत्तेजित होगी, तब उसमें संकुचन। तो जो उत्तेजित होने की क्रिया है, सिग्नल प्राप्त हुआ, मांसपेशी उत्तेजित हुई, तब उसमें संकुचन हुआ। तो उत्तेजित होने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? विध्रुवीकरण। तो ये बताओ, विध्रुवीकरण संकुचन होगा कि विध्रुवीकरण के बाद संकुचन होगा? विध्रुवीकरण के। तो अगर आलिंद का विध्रुवीकरण है तो इसके ठीक बाद क्या होगा? आलिंद में संकुचन। ध्यान रहेगा? तो ऐसा समझ लो कि पी वेव जहां खत्म होगा, पी वेव हुआ तो मांसपेशी उत्तेजित हुई, और पी वेव जहां खत्म हुआ, यहां हुआ आलिंद में। पी वेव आलिंद में संकुचन है या पी वेव के ठीक बाद? पी वेव के ठीक बाद। आई बात सुन। फिर आता है दूसरा वेव, कौन सा है? देखो जरा, यहां क्या नाम लिखा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव। ये प्रदर्शित करता है निलय का विध्रुवीकरण। क्या प्रदर्शित करता है? निलय का विध्रुवीकरण। यानी निलय भी आराम कर रहा था, अब उसे उत्तेजना मिली, उत्तेजित हुआ, तो उत्तेजित होने की अवस्था क्या कह रहे हैं? विध्रुवीकरण। और उसके बाद क्या होगा? निलय में संकुचन। तो ये कह रहा है निलय में विध्रुवीकरण, और इसके ठीक बाद क्या होगा? निलय में संकुचन। क्या होगा? निलय में संकुचन। तो आलिंद में संकुचन कहां शुरू होगा? पी वेव के ठीक बाद, यहां पे। अब हमने बोला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव कई तरंगों का मिश्रण है, एक तरंग नहीं है। तो इसके पूर्ण होने से पहले ही, क्योंकि कई तरंगे हैं, इसके पूर्ण होने से पहले ही क्या शुरू हो जाएगा? निलय में। और वो शुरू होगा क्यू के बाद। कब शुरू होगा? तो लगभग आर की जो स्थिति है, यहां पर शुरू हो जाएगा क्या? निलय में संकुचन। कहां शुरू हो जाएगा? आर, क्यू के बाद होगा। अपन एग्जैक्टली ध्यान रखें, तो क्यू के बाद होगा, और लगभग वो स्थान कहां होगा? आर पे होगा। फिर आता है टी वेव। तो एक हो गया पी वेव, दो हो गया क्यूआरएस वेव, तीसरा हो गया टी वेव। ध्यान से सुनना। टी वेव मतलब इसको कहते हैं निलय का पुनः ध्रुवीकरण। निलय का पुनः ध्रुवीकरण। देखो, मांसपेशी आराम कर रही थी, ध्रुवीय अवस्था, उत्तेजित हुई, विध्रुवीय अवस्था, उत्तेजित होने के बाद वापस अपनी यथास्थिति में आ रही है, इसे कहते हैं पुनः ध्रुवीकरण। उत्तेजित होने के बाद यथास्थिति में आना क्या कहलाता है? पुनः ध्रुवीकरण। और ये होता है किसमें? टी वेव में। तो टी वेव में होगा क्या? निलय में
पुनः ध्रुवीकरण, और पुनः ध्रुवीकरण के बाद ठीक बाद क्या होगा? निलय में शिथिलन। क्या होगा? निलय में शिथिलन। तो निलय में शिथिलन हमें कहां मिलेगा? जहां टी वेव समाप्त होगा। क्या मिलेगा? निलय में, ये अपन ने लिखा था पिछली क्लास में जब अपन ने कार्डियक चक्र लिखा था। एएस का मतलब आलिंग में सिस्टोल, वीएस का मतलब निलय में सिस्टोल, वीडी का मतलब निलय में डायस्टोल। कब शुरू होगा? जहां टी वेव समाप्त होगा। आइए समझ। अब एक बात ये, तो ये एक हृदय गति में ये 3 भाग हमें मिलते हैं। कौन सा भाग कब होता है ये याद रखना, उसके ठीक बाद क्या होता है। दूसरी बात, अगर मान लो इन तरंगों की जो इनका ऐसा ऊपर उठा हुआ भाग है ये ज्यादा उठ जाए, जैसे आर यहां है ये और लंबा हो, समझ रहे हो, या इसकी ऊंचाई कम, दोनों चीजें हो सकती। कभी ऊंचाई बढ़ सकती है, कभी ऊंचाई। अब कब बढ़ सकती है और कब कम हो सकती है इसको समझना। यदि निलय सामान्य से ज्यादा उत्तेजित हो तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाए, और सामान्य से ज्यादा उत्तेजित होगा तो उसमें संकुचन भी सामान्य से ज्यादा होगा। और ऐसी स्थिति में हो सकता है ब्लड प्रेशर कैसा मिले? बढ़ा हुआ मिले। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई यदि कम रह गई तो मतलब निलय में उतना संकुचन नहीं हो पाया जितनी आवश्यकता थी, यानी निलय अपनी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं है। इसको कहां देखते हैं हम लोग? जब कोई अस्पताल में भर्ती होता है, आईसीयू में भर्ती होता है, तो उसके बेड के बगल में टीवी चल रहा होता है, उस पर ऐसा आ रहा होता है टी 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 टी, फिर एक आवाज आती टी, समझ गए? लंबी बीप ध्वनि जिसको बोलते हैं। अगर ये लाइन सीधी हो गई तो वो व्यक्ति सीधा हो गया, कहां गया? तो अगर किसी की ऐसी, मतलब समझो इसका कहानी क्या है, इसकी एक कहानी और इसका एक उद्देश्य है जीवन का। यदि जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो मतलब आप जिंदा हो। यदि जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, जीवन ऊपर नीचे चल रहा है, तो मतलब आप जिंदा हो। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप लंबे हो चुके हो, क्योंकि अगर ये लंबी बीप ध्वनि मिलती है तो ये किसको प्रदर्शित करती है? पुराने पढ़े लिखे लोग बताओ, लंबी बीप ध्वनि किसको प्रदर्शित करती है? हाँ, हाँ, खड़े हो जाओ बेटा, राधिका खड़े हो जाओ बेटा। किसको प्रदर्शित करती है? कार्डियक अरेस्ट को। एकदम सही जवाब, शाबाश। बट बाकी लोग चूरन वूरन चाहिए क्या तुम लोग को? है बीबीसी बुद्धिवर्धक चूरन। ऐसे तुम लोग। तो अगर लंबी बीप ध्वनि मिल रही है तो वो किसको प्रदर्शित करता है? कार्डियक अरेस्ट। अब एक बात आ गई, हमें मान लो एक लंबा ग्राफ ऐसे मिलता है, हमें मान लो एक लंबा ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ में कितनी हृदय गति हुई है कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे कहां कहां लंबा उछाला है और कितनी बार है, सीधी सी बात है ना ये। तो हम इसको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो वास्तव में जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव है इसकी काउंटिंग की जाती है हृदय गति की संख्या मापन के लिए। ये हृदय गति, ये पूरी हृदय गति नहीं है, लेकिन इसका उपयोग किया जाता है हृदय गति की संख्या का मापन करने के लिए। तो ये
भाषा थोड़ी सी लिखी हुई है ऐसी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव हृदय गति को प्रदर्शित करता है। तो ये पूरी हृदय गति को प्रदर्शित नहीं करता, ये बताता है कि अगर हमारे पास एक लंबा ग्राफ होगा तो उसमें कितनी हृदय गति हुई है उसका मापन हम कर सकते हैं इसको काउंट करके। किसको काउंट करके? क्यूआरएस, जो उछाल है क्यूआरएस वेव का, उसकी गिनती कर लो तो यहाँ कितनी गिनती मिल रही है, तो इसका उपयोग यहां हो जाता है। आइए सुनिए। और लंबी बीप ध्वनि कार्डियक अरेस्ट। तो पहले ये ग्राफ बना और फिर मैं जो बोलूंगा वो लिखना है। पहले बेटा ग्राफ बनाओ। बन गया? लिखो। केवल ग्राफ बनाना है भाई। लिखो, इस ग्राफ में निम्न तरंगे पाई जाती हैं। इस ग्राफ में निम्न तरंगे पाई जाती हैं। इस ग्राफ में निम्न तरंगे पाई जाती हैं। नंबर 1 लिखो। नंबर 1 पी वेव। नंबर 1 पी वेव। ये दोनों आलिंद में वी ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करती है। ये दोनों आलिंद में वी ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करती है। ये दोनों आलिंद में वी ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करती है। दोनों आलिंद में वी ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करती है। कौन करता है भाई? पी वेव। दूसरा लिखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक मिनट। प्रदर्शित करती है, कॉमा, इसके अंत पे मतलब जहां अंत होगा, इसके अंत पे आलिंद में संकुचन पाया जाता है। इसके अंत पे आलिंद में संकुचन पाया जाता है। आलिंद में संकुचन पाया जाता है। दूसरा लिखो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव। दूसरा लिखेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव लिखो। ये कई तरंगों का योग है। ये कई तरंगों का योग है जिसमें दोनों निलय में ये कई तरंगों का योग है जिसमें दोनों निलय में वी ध्रुवीकरण पाया जाता है। जिसमें दोनों निलय में वी ध्रुवीकरण पाया जाता है। दोनों निलय में वी ध्रुवीकरण पाया जाता है। ठीक है, देखो, क्यू वेव के ठीक बाद निलय में संकुचन प्रारंभ होता है। क्यू वेव के ठीक बाद निलय में संकुचन प्रारंभ होता है। निलय में संकुचन प्रारंभ होता है। ठीक है, अगला लिखो टी वेव। टी वेव
ये निलय में पुनः ध्रुवीकरण, ये निलय में पुनः ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करता है। ये निलय में पुनः ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करता है। ये निलय में पुनः ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करता है। निलय में पुनः ध्रुवीकरण को प्रदर्शित करता है। आगे लिखो, इसके अंत पे निलय में शिथिलन, इसके अंत पे निलय में शिथिलन पाया जाता है। इसके अंत पे निलय में शिथिलन पाया जाता है। इसके अंत पे निलय में शिथिलन पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना कि यदि तरंगों की ऊंचाई अधिक मिले, पॉइंट बना के लिखना, यदि तरंगों की ऊंचाई अधिक मिले तो ये पेशियों में, यदि तरंगों की ऊंचाई अधिक मिले तो ये पेशियों में अधिक संकुचन को प्रदर्शित करता है। तो ये पेशियों में अधिक संकुचन को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है। अगला पॉइंट, किसी कालखंड में, किसी कालखंड में हृदय गति की संख्या, किसी कालखंड में हृदय गति की संख्या क्यूआरएस वेव की गिनती करके, किसी कालखंड में हृदय गति की संख्या क्यूआरएस वेव की गिनती करके ज्ञात करते हैं। क्यूआरएस वेव की गिनती करके ज्ञात करते हैं। कितनी बार बड़ी वाली वेव मिली है, इसी से पता चल जाएगा कितनी हार्ट बीट हुई है। अगला पॉइंट देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उपकरण में यदि लंबी बीप ध्वनि, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उपकरण में यदि लंबी बीप ध्वनि, यदि लंबी बीप ध्वनि सुनाई देती है, यदि लंबी बीप ध्वनि सुनाई देती है, यदि लंबी बीप ध्वनि सुनाई देती है तो ये कार्डियक अरेस्ट, तो ये कार्डियक अरेस्ट, तो ये कार्डियक अरेस्ट को प्रदर्शित करती है। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है भाई? हृदय गति बंद हो जाने की अवस्था को ही क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट को प्रदर्शित करती है, ब्रैकेट में हो, हृदय गति बंद हो जाने की अवस्था, हृदय गति बंद हो जाने की अवस्था, हृदय गति बंद हो जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट। बाकी डिटेल हम लोग आगे देखेंगे कार्डियक अरेस्ट में होता कैसे। ये हो गया किसको लेकर? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, हमने दो ध्वनियों की बात की थी, लब और डब। कभी कभी एक और ध्वनि सुनाई देती है, मरमर ध्वनि, जो कल हमने बताया था। लिख लिया था उसको? बस, बहुत अच्छी बात है। अगली हेडिंग डालो, हृदय पेशी में या हृदय की पेशियों में संवहन, हृदय की पेशियों में संवहन, हृदय की पेशियों में संवहन। अच्छा, हमने पढ़ा है कि मानव हृदय मायोजेनिक होता है। क्या होता है? मायोजेनिक। मानव हृदय मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब कौन बताएगा? जरा हाथ ऊपर करो। हाँ भाई बताओ।
मायोजेनिक यानी कि हमारे मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होती है, ये अपनी पेशियों। हाँ, बहुत अच्छी बात। मायोजेनिक का मतलब हमारा हृदय मस्तिष्क से आदेश नहीं लेता, इसकी जो पेशियां हैं ये खुद ही इसको आदेश देती हैं और इसकी पेशियां ही इसको नियंत्रित करती हैं। यानी हृदय की ही पेशियां किसकी तरह काम करती हैं? मस्तिष्क की कोशिकाओं की तरह काम करती हैं। तो हृदय में कुछ ऐसी पेशियां हैं जो रूपांतरित होकर मस्तिष्क की कोशिकाओं की तरह काम करती हैं। उन पेशियों की कोशिकाओं को कहते हैं नोडल ऊतक या नोडल फाइबर। क्या बोलते हैं? नोडल ऊतक यानी नोडल टिश्यू और नोडल फाइबर। ये रूपांतरित होकर मस्तिष्क की कोशिकाओं की तरह काम करने लगते हैं और हृदय की क्रियाओं को ही नियंत्रित करते हैं। ये मस्तिष्क से आदेश नहीं लेते। दो तरह के ये कोशिकाओं का समूह है, एक को बोलते हैं नोडल ऊतक और दूसरे को बोलते हैं नोडल फाइबर। तो पॉइंट लिखो पहले कि मानव हृदय मायोजेनिक होता है। मानव हृदय मायोजेनिक होता है और इसकी स्वयं की पेशियां हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करती। इसकी स्वयं की पेशियां हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करती। हृदय की क्रियाओं को नियंत्रित करती। अगला पॉइंट, ऐसा करने के लिए हृदय की कुछ कोशिकाएं रूपांतरित होकर नोडल टिश्यू और नोडल फाइबर्स रूपांतरित होकर नोडल टिश्यू और नोडल फाइबर्स रूपांतरित होकर नोडल टिश्यू और नोडल फाइबर्स नोडल फाइबर्स में परिवर्तित हो जाती। नोडल टिश्यू और नोडल फाइबर्स में परिवर्तित हो जाती। फाइबर्स में परिवर्तित हो जाती। ठीक है। फाइबर्स के समूह को बंडल कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, फाइबर्स के समूह को नोडल बंडल। फाइबर्स के समूह को नोडल बंडल। फाइबर्स के समूह को नोडल बंडल कहते हैं। अब ये कोशिकाएं किसकी तरह काम करने लग रही हैं? तंत्रिका कोशिकाओं की तरह। ये स्वयं को उत्तेजित कर सकती हैं और उस उत्तेजना का संवहन भी कर सकती हैं। तो लिखो, ये कोशिकाएं स्वयं को उत्तेजित कर सकती हैं। ये कोशिकाएं स्वयं को उत्तेजित कर सकती हैं तथा उसका संवहन भी स्वयं को उत्तेजित कर सकती हैं तथा उसका संवहन भी कर सकती हैं। उसका संवहन भी कर सकती हैं। अब जरा देखते हैं कि भाई ये कैसे पाए जाते हैं। ये हृदय की संरचना समझ में आ रही है। ऊपर दो आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद, नीचे दो निलय, बायां निलय और दायां।
अब हमने बोला कि नोडल ऊतक और नोडल फाइबर ये पाए जाते हैं। तो नोडल ऊतक जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक नोडल ऊतक जो होता है वो यहां स्थित होता है। कहां? यहां। ये कौन सी जगह है भाई? दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं छोर पर, ठीक है, ऊपरी महाशिरा के द्वार से ऊपर स्थित होता है। कहां स्थित होता है? दाएं आलिंद के ऊपरी दाएं छोर पर महाशिरा के द्वार के ऊपर स्थित होता है। इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड या SA नोड। क्या बोलते हैं? साइनो एट्रियल नोड या SA नोड यहां पाया जाता है। दूसरा जो होता है वो यहां होता है, दाएं आलिंद के निचले बाएं छोर पर। दाएं आलिंद के निचले बाएं छोर पर ये जो भित्ति है, कौन सी भित्ति है? अंतर्निलय पट्टी। तो अंतर्निलय पट्टी की तरफ धसा होता है। किधर धसा होता है? अंतर्निलय पट्टी की तरफ धसा होता है। और इसको क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, AV नोड। इसका क्या याद रखना है? SA नोड। SA नोड का पूरा मतलब क्या है? साइनो एट्रियल नोड। और दूसरा है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या AV नोड। यहां तक बात समझ में? ये दो होते हैं नोडल ऊतक। तो जैसे मान लो ये कक्ष जो है ये दायां आलिंद है, जो हम लोग क्लास में बैठे हैं, ये कक्ष क्या है? दायां आलिंद। तो ऐसे नोड कहां होता है? ऊपरी दाएं कोने पर, यहां इस किनारे पर मिलेगा, एकदम कोने। और AV नोड कहां मिलेगा? निचले बाएं कोने पर, उधर उस किनारे मिलेगा। समझ में आ रहा है दोनों की स्थिति? अब ये दोनों जो हैं इनके बीच में कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। तो ऐसे नोड से कुछ फाइबर निकलते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे नोड से कुछ फाइबर निकलते हैं और बाएं आलिंद में जाते हैं। ऐसे नोड से कुछ और फाइबर्स निकलते हैं और दाएं आलिंद की भित्ति में जाते हैं। और फिर घूमकर कहां चले जाते हैं? AV नोड तक। कुछ ऐसे फाइबर निकलते हैं जो सीधे जाते हैं कहां? AV नोड तक। ये होते हैं नोडल फाइबर्स। क्या होते हैं? नोडल फाइबर्स। अब सुनो, AV नोड से फाइबर्स का समूह उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? फाइबर्स का समूह। और फाइबर के समूह को हम क्या बोलते हैं? नोडल बंडल। क्या बोलते हैं? नोडल बंडल। फाइबर का समूह उत्पन्न होता है और आता है कहां? अंतर्निलय पट्टी में। और आने के बाद दो शाखाओं में बढ़ जाता है। कितनी शाखाओं? दो शाखाएं। तो ये नोडल बंडल की दो शाखाएं, एक बाईं शाखा और एक दाईं शाखा। तो ये जो नोडल बंडल AV नोड से उत्पन्न होता है इसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। और इसकी दो शाखाएं हैं, एक बाईं शाखा लेफ्ट ब्रांच ऑफ नोडल बंडल और एक दाईं शाखा। दाईं शाखा मतलब ये है राइट ब्रांच ऑफ नोडल बंडल। ठीक है। अब ये दोनों शाखाएं कहां पहुंचती हैं? अंतर्निलय पट्टी से होते हुए निलय की भित्ति तक पहुंचती हैं। और भित्ति में पहुंचने के बाद इनके जो फाइबर्स हैं वो बिखर जाते हैं। कहां? पूरी निलय की भित्ति में।
कौन बिखर जाता है भाई? फाइबर्स बिखर जाते हैं निलय की भित्ति में, और इन्हें हम कहते हैं नोडल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? नोडल फाइबर्स। और इन तीनों को मिला के बोला जाता है पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोला जाता है? पुरकिंजे फाइबर्स। किसको किसको मिलाकर? बंडल ऑफ हिस को मिलाकर, शाखाओं को मिलाकर, और उनके जो नोडल फाइबर हैं इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? पुरकिंजे फाइबर। समझ में आ रहा है कुछ? अब हमें एक और चीज दिख रहा है, यहां पर एसए नोड और एवी नोड के बीच में ये फाइबर दिख रहा है कि नहीं? ये वाला, ये किसको किससे जोड़ रहा है? एसए नोड को एवी नोड से। इसे कहा जाता है इंटर नोडल फाइबर। क्या कहा जाता है? इंटर नोडल फाइबर। ये संरचनात्मक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? संरचनात्मक व्यवस्था। अब ये काम कैसे करे? तो ऐसे नोड जो होता है ये स्वयं को उत्तेजित कर सकता है, खुद को उत्तेजित कर सकता है, जिसे कहते हैं ऑटो एक्साइटेबल। जैसे मस्तिष्क स्वयं को उत्तेजित कर सकता है, ऑटो एक्साइटेबल। और जब ये उत्तेजित होता है तो इसकी उत्तेजित होने की क्रिया को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। तो ऐसे नोड जब उत्तेजित होगा, एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होगा, विध्रुवीकरण होगा। क्या होगा? विध्रुवीकरण। एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होगा तो क्या होगा? विध्रुवीकरण। और विध्रुवीकरण से होगा संकुचन। तो ये उत्पन्न करता है एक्शन पोटेंशियल, जिसे हम कहते हैं क्रियात्मक विभव। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक विभव। और उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए इसका उत्पन्न होना जरूरी है। कितना उत्पन्न कर सकता है भाई? 70 से 75 प्रति मिनट। एक बार उत्पन्न करेगा, एक बार संकुचन होगा। 70 से 75 बार उत्पन्न करेगा, 70 से 75 बार संकुचन होगा। और इसी की वजह से संकुचन से हमें 70 से 75 बीपीएम मिलता है। क्या मिलता है? बीपीएम। याद है? तो जो हृदय गति उत्पन्न होती है या हृदय गति जो पाई जाती है वो किसकी वजह से पाई जाती है? एक्शन पोटेंशियल। कौन उत्पन्न करता है? ऐसे नोड। किस दर पे उत्पन्न करता है? 70 से 75 प्रति मिनट। इसलिए हृदय गति की दर भी हमें क्या मिलती है? 70 से 75 प्रति मिनट। आई बात समझ? अब इसने सिग्नल उत्पन्न किया। इसने क्या उत्पन्न किया? सिग्नल। सिग्नल उत्पन्न करेगा तो वो सिग्नल कहां कहां जाएगा? देखो, दाएं आलिंद से होते हुए बाएं आलिंद तक, दाएं आलिंद की भित्ति में, और ऐसे नोड से होते हुए एवी नोड तक। ये तीन तरफ के सिग्नल जा रहा है। अब क्या करता है? ये सिग्नल गया तो आलिंद में संकुचन होगा, और ये सिग्नल कहां आया? एवी नोड तक। एवी नोड इस सिग्नल को थोड़ा सा डिले कर देता है, लेट कर देता है, देरी करता है। इस सिग्नल को आगे बढ़ाने में थोड़ी देरी करता है। कौन? एवी नोड। क्यों करता है देरी? याद करो, हमने पढ़ा था आलिंद में संकुचन होगा, उसके बाद निलय में संकुचन होगा। अगर ये देरी ना करे तो दोनों में संकुचन एक साथ होगा, वो अपने किसी काम का। तो आलिंद में संकुचन हुआ, अब जो सिग्नल आया उसको देरी कर दिया, जिससे कि इसके संकुचन के बाद निलय में संकुचन होगा। अगर ये देरी नहीं करेगा तो दोनों में संकुचन एक साथ होगा और हृदय रक्त पंप नहीं कर पाए। तो सिग्नल में देरी कौन करता है? एवी नोड। देरी करने के बाद उस सिग्नल को किस में भेज देता है? बंडल ऑफ हिस में। और बंडल ऑफ हिस से वो सिग्नल जाते हैं ब्रांचेस में, शाखाओं में, और उसके बाद नोडल फाइबर में, और नोडल फाइबर में जाते हैं तो निलय में क्या होता है? निलय की पेशियों में संकुचन होता है। तो अब क्या होगा? आलिंद में संकुचन हुआ, सिग्नल जैसे ही उत्पन्न होगा आलिंद में संकुचन हुआ, लेकिन एवी नोड उस सिग्नल को
थोड़ी देर के लिए रोक देगा, तो उस समय निलय में संकुचन नहीं होगा, और आलिंद का जब संकुचन खत्म होगा तब वो सिग्नल आगे बढ़ाएगा जिससे निलय में संकुचन होगा। ये दीदी करना बहुत जरूरी है। तो यानी ये हृदय गति को, ये ऐसे नोड जब संकुचित होगा तो हृदय गति उत्पन्न होगी, और एवी नोड जब काम करेगा तो हृदय गति नियमित होगी। क्या होगी? नियमित। तो ऐसे नोड हृदय गति को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस मेकर। और एवी नोड हृदय गति को नियमित करता है, इसीलिए इसे पेस सेटर कहा जाता है। क्या करता है? हृदय गति को नियमित करता है, इसलिए इसे पेस सेटर कहते हैं। ये मूलभूत बात है किसको लेकर? संवहन को लेकर। बना लीजिए। किसका है? तुम्हारी? क्यों लिख रहे हो दोबारा जब लिखा है सब? क्वेश्चन करो, क्वेश्चन। जिन बच्चों ने पहले लिखा हुआ है दोबारा लिखने की एकदम आवश्यकता नहीं बेटा। आप लोग पढ़ाई करिए, क्वेश्चन करिए। हाँ, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब एक पेज में पूरा चैप्टर, अगर कहीं कहीं कुछ पॉइंट हो तो आप लोग बना लीजिए। इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, एक पेज में ही। अगले संडे को आपका टेस्ट जो है उसमें यही चैप्टर आएगा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस संडे को नहीं है, अगले संडे को। हाँ, तो वो तो कल है ना, तो वो तो पुराने बच्चों का है ना। जो बच्चे 2024 का पेपर दिए हैं वो उनके लिए है, उनके लिए कल आप लोगों का संडे को एफएसटी है। हाँ, तुम लोग का होगा। जिन बच्चों ने नीट 2024 का पेपर दिया है तो तुम लोगों ने अपना नाम लिखवाया बता के, फिर कैसे होगा? शाबाश, चलो ठीक है, आज मैं उसको एक बार और डाल दूंगा। तो आज आप लोग बता दीजिएगा, है ना?
तो आप लोगों का नहीं होता है। जो पुराने बैच के बच्चे हैं, पिछले बैच के जो बच्चे हैं, वो लोगों का पेपर है एफएसटी का 23 जून को, है ना, 23 जून को। और वो लोग अपनी थोड़ा सा पढ़ाई ऐसा जो है ना, क्या बोलूं मैं, मेरे बोलने को। चलो इसको बना लो, लिखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। इसको बना लो अच्छे से पूरा। आप लोगों से ग्रुप में जो प्लेलिस्ट शेयर की गई है